बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया हो ना? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए रिएक्शन को, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का एक नया रिएक्शन है। इसके पिछले क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन को पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, नहीं तो ऊपर भी आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ से भी वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक जनरल आइडिया दूंगा कि किस तरह से होता है। उसके बाद हम कुछ टेस्ट देखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा क्लास ज़रूर देखिए। और हाँ, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जो जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एल्डिहाइड RCHO ग्रुप यहाँ पर लेता हूँ। RCHO से आप समझ रहे होंगे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, और ये CHO क्या है, आपका एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ऑक्सीकरण कराते हैं। तो किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकारक होगा वो चाहे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो या कोई वीक भी हो, तब भी ये क्या हो जाएगा, अपने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में बदल जाएगा, यानी कि हमें जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हम यहाँ पर RCHO लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर KMnO4 लेते हैं, जो कि एक अच्छा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल, ठीक है। या नहीं तो इसके साथ हम एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इसके जगह पर हम K2Cr2O7, ठीक है। इससे पहले आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये दोनों ही बहुत अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इस एल्डिहाइड को किस में बदल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस को चेंज कर देंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, सेम उसी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन यहाँ पर भी है तो एक कार्बन यहाँ पर भी होगा, अल्काइल समूह अल्काइल समूह। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब देखिए कीटोन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कीटोन होता है, अल्काइल C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके साथ, KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ, क्लियर है। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट तो हमें वही मिलेगा, जो मिलता है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। अरे सोचने की क्या बात है, बहुत आसान है ना। चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उसको अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारकों से इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही किस में बदल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मिक्सचर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। किस तरह से होगा तो देख लीजिएगा। होगा क्या, ये कार्बन है और ये भी क्या है, अल्काइल समूह में भी कार्बन है। ये क्या चीज़ है आपका, ये अल्काइल समूह है और ये भी क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन और कार्बन के बीच का क्या होता है, बॉन्ड टूटता है ना। तो कभी इस कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है, कभी इस दोनों के बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है। तो दोनों इसी स्थिति में हमें जो प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको समझाने के लिए मैं पहले क्या कर देता हूँ, सिंपल आपको यहाँ पर लिख देता हूँ RCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। अब देखिए इसको, ये तो ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको और समझाना चाहता हूँ किस तरह से। तो देखिए कीटोन के केस में आपको समझना होगा कुछ। तो देखिए कीटोन के केस में क्या है कि मान के चलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ लिया CH3C डबल बॉन्ड O,
और CH3 ये ले लिया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, या तो KMnO4 ले लो या तो K2Cr2O7 ले लो। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल है, आसानी से इसको क्या कर देगा, इसको किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर में बदल देगा। तो देखिए होगा क्या कि अगर यहां से बॉन्ड टूटे, है ना, यहां से यदि बॉन्ड टूटे तो ये क्या है, CH3 है ना, COOH नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, है ना, CH3COOH नहीं लिखना है, क्योंकि कार्बन की संख्या यहां पर एक ही है इधर बचा हुआ, तो हमको एक ही कार्बन का क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो याद कीजिए HCOOH, है ना, ये क्या चीज है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, एक कार्बन इसमें भी, एक कार्बन में से। इधर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन और एक दो कार्बन, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, याद कीजिए C2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3COOH, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। कहने का मतलब है जितना कार्बन है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक CH3H ये बनेगा, और अगर इधर वाले को देखें हम तो हमारा ये प्रोडक्ट होगा। अब देखिए एक और केस हो सकता है यहां पर, वो केस क्या हो सकता है कि आप बॉन्ड को इधर से तोड़े, है ना, लेकिन इस स्थिति में आपको क्या है कि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको फिर से वही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इधर से बॉन्ड तोड़े या इधर से बॉन्ड तोड़े। क्लियर है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इसको समझना जरूरी है कीटोन के केस में, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मिक्सचर तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। C2H5 लेता हूं मैं इधर, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। देखिए आराम से देखिए, बहुत ही इजी होगा, अच्छे से देखिए, सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं, ये दोनों वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। तो देखिए अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर के बीच का, यानी कि C1 और C2 बॉन्ड, C1 और C2 बॉन्ड, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के बीच का यदि बॉन्ड तोड़ते हैं ये वाला, तब प्रोडक्ट क्या होगा, तो इससे क्या बनेगा, CH3 से एक ही कार्बन का हमको बनाना है, क्या चीज, एसिड बनाना है, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका HCOOH। क्लियर है। और देखिए इधर से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, ये C1 C2 का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें एक तो ये CH3 वाला और एक इधर वाला, 1 कार्बन 2 कार्बन इसमें है और एक 3, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है, C2H5COOH होता है ना। ये क्या चीज है, फॉर्मिक एसिड, ये क्या चीज है आपका, याद कीजिए एसिटिक एसिड, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड बना, और ये क्या बना, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो ये कंडीशन हमें कब मिला, जब हमने C1 और C2 का बॉन्ड तोड़ा, C1 और C2 का बॉन्ड तोड़ा। अब देखिए आप इस बार क्या कीजिए, इस बार इधर का बॉन्ड तोड़ लीजिए, C2C3 का। तो C2C3 का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, इस लाइन से, इस बॉन्ड से इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या होता है, बताइए क्या होता है, CH3COOH, है ना, 2 कार्बन हमको दिख रहा है, 2 ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको बताइए, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड, 1 कार्बन और एक 2 कार्बन। अब इसके इधर देखिए, 1 कार्बन और एक कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 ही कार्बन है ना, तो फिर से क्या बन जाएगा हमारा, फिर से बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। क्लियर है ना। तो हम यहां पर क्या कर दे, सीधा 2 लिख देते हैं, यानी कि 2 यूनिट हमको CH3COH मिल जाएगा यदि हम क्या करें, यदि हम C2 और C3 बॉन्ड तोड़े, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का बॉन्ड तोड़े। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं कीटोन का, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बात आप इंपॉर्टेंट है, एक बात आप जरूर याद रख लीजिएगा कि जो कीटोन होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, तभी ये क्या होगा, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर में तैयार होगा, है ना।
उसी तरह ये एल्डिहाइड है, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से इसको हम सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब यहां से शुरू होता है दूसरा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको याद रखेंगे। देखिए RCHO है, यहां तो हम क्या कर रहे थे, बार बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे, प्रबल ऑक्सीकारकों की मदद से हम ऑक्सीडेशन करा रहे थे। अब देखिए हम यहां पर एल्डिहाइड ले रहे हैं और कोई वीक लेकर देख रहे हैं, है ना, कोई कमजोर ऑक्सीकारक लेकर देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि क्या ऐसा हो पाता है। तो देखिए RCHO हमने ले लिया, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो चीज है ना, टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक, दूसरा है फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, है ना। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा देख लो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों कमजोर यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीकारक हैं, कमजोर हैं ये, क्लियर है। तो ये RCHO जो है फिर भी किस में बदल जाएगा, RCOOH में बदल जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग लेंगे फिर भी बदल जाएगा और वीक लेंगे, वीक ऑक्सीकारक लेंगे फिर भी ये RCHO जो है ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, यहां पर कोई कीटोन लेते हैं और इस पर यदि हम कोई वीक यानी कि कोई दुर्बल ऑक्सीकारक की मदद से हम चाहे कि इसको हम ऑक्सीकृत कर ले, इसको हम ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले, तो ये नहीं होगा। ये नहीं होगा कहने का मतलब यहां पर टॉलेंस रिएजेंट रख ले हम या फेलिंग्स रिएजेंट रख ले, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है यहां कार्बोक्सिलिक एसिड। कारण क्या है, कारण ये है कि एल्डिहाइड का जो नेचर है, एल्डिहाइड बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए आप चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, ये आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए यानी कि कीटोन का ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्योंकि बहुत ही भैगरस कंडीशन में, बहुत ही कह सकते हैं अलग स्थिति में, परिस्थिति में ही कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है। और ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट ये दोनों ही कैसे हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, इसीलिए ये इसको नहीं बदल पाते हैं। लेकिन जब इस पर हम क्या डालेंगे, जब हम KMnO4 डाल दे या K2Cr2O7 डाल दे, तब ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। बस इतना बात याद रखना है आपको, सिंपल 2 पॉइंट याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही KMnO4 या K2Cr2O7 या सीधा बोले तो प्रबल ऑक्सीकारकों की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरा क्या देता है, मिक्सचर देता है। लेकिन यदि हम यहां पर कोई दुर्बल ऑक्सीकारक ले जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, तो एल्डिहाइड तो बदल जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन नहीं बदल पाएंगे। ये पॉइंट आप याद रखिए। चलिए यहां से आपका बेसिक खत्म होता है। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट पर अपने, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं भागिएगा नहीं, है ना, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूं आपको। अब हम यहां से 3 टेस्ट देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और दूसरे एग्जाम के लिए भी। तो जरूर देखिएगा, जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहां पर क्लास मिल रहा है ना। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हम देखने वाले हैं, अपने मेन पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहां से देखिए हम 3 टेस्ट के बारे में देखेंगे। पहला जो हमारा टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट, ये टेस्ट हमें बताएगा कि हम एल्डिहाइड हमारे यहाँ तैयार हो रहा है या हमारा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है वो एल्डिहाइड से बन रहा है या कीटोन से बन रहा है, ये हमें बताएगा। तो देखिए पहला जो हमारा यहाँ पर टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट है ना, टॉलेंस परीक्षण, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बस आपको क्लास में जुड़े रहना है। देखिए टॉलेंस टेस्ट जो होता है, टॉलेंस परीक्षण जो होता है, ये हमें बताता है
कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड वो किससे बना है, एल्डिहाइड से या कीटोन से। तो इस टेस्ट में आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है क्यों वो किससे बना है, वो एल्डिहाइड से बना है, कीटोन से नहीं बना है। देखिए आगे देखिए, सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूज किया जाता है, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं शॉर्ट पॉइंट आपके लिए। टॉलरेंस अभिकर्मक, टॉलरेंस अभिकर्मक का यहां पर इस्तेमाल होता है, जो कि कैसा ऑक्सीकारक है, दुर्बल, है ना, ये दुर्बल ऑक्सीकारक है आपका, दुर्बल ऑक्सीकारक यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपका। अब आप बताइए, मैंने पहले भी आपको बताया कि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है ना, टॉलरेंस रिएजेंट वीक होता है। तो क्या ये कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, अरे नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस परीक्षण जो है ये किसके लिए है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। सिर्फ एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को दे पाएंगे, कीटोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस टेस्ट में जिस अभिकर्मक का इस्तेमाल होता है टॉलरेंस रिएजेंट का, वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल पाएंगे। पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही था। कहने का मतलब कि अगर आप RCHO लेंगे यहां से और इसमें यदि आप टॉलरेंस रिएजेंट रखते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर आप कीटोन रखते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं यानी टॉलरेंस परीक्षण कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझ गए ना। चलिए अब चलते हैं कि होता क्या है, टॉलरेंस अभिकर्मक होता क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, क्लियर है। तो चलिए देखिए इस टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, ये होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। देखिए ध्यान से देखिएगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं या टॉलरेंस अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब देखिए इस टॉलरेंस टेस्ट का एक और नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्यों वो नाम है आपको तुरंत पता चलेगा। उसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट, अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए टॉलरेंस अभिकर्मक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है बताइए, तो आपके बोलेंगे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है। अब चलिए इसको थोड़ा केमिकल इक्वेशन के तौर पर हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए इसमें क्या होता है, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, और इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या चीज है, देखिए अमोनियम शब्द लगा हुआ है, तो अमोनियम का भी तो कुछ मतलब है भाई, तो अमोनियम का मतलब है NH4OH, यानी इस दोनों का ही एक मिक्सचर, ठीक है, आपस में रिएक्शन करके जो चीज बनाता है, इधर जो बनेगा अभी वही हमारा क्या चीज है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है। क्लियर है यहां से। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा आपका AgNO3 2 और इसके ऊपर रहेगा प्लस। क्लियर है। क्या लिखा मैंने लिखा AgNH3, ओह सॉरी NH3 और ये 2। एक्चुअली में ये जो हमारा है, जो तैयार हुआ है, किसी सॉल्यूशन में तैयार किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसको तैयार करने के लिए इस दोनों का हम रिएक्शन कराए किसी सॉल्यूशन में, किसी फ्रेश सॉल्यूशन में, ताज़ा ये कोई एक विलियन है उसमें हम रिएक्शन कराए, तो हमें ये मिल के बना, और यही एक्चुअली में हमारा क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो चलिए टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट क्या है, तो ये है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जो कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम है। याद रखिएगा कि हमें अगर टॉलरेंस अभिकर्मक बनाना है तो यहाँ पर हमको बेसिक मीडियम रखना पड़ेगा, क्षारीय माध्यम रखना पड़ेगा। क्यों? तो देख लीजिए, पता चल रहा है यहाँ पर OH। OH का मतलब क्या होता है? क्षार, क्षारीय, है ना। चलिए, बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं। चलिए देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई हम एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। उस एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर ले लीजिए टॉलरेंस रिएजेंट, बहुत ही आसान है यहाँ पर, ठीक है। Ag क्या चीज है? NH3 और यहाँ पर क्या है आपका? प्लस चार्ज है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ेंगे यहाँ पर, जब आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड सब, वहां पर आप पढ़ेंगे इन सब कंपाउंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और आप लोग पढ़कर भी आए होंगे बहुत सारे लोग। तो चलिए, ये आपका हो गया। और प्लस किस मीडियम में ये रिएक्शन होगा? बेसिक मीडियम में। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक मीडियम चाहिए, है ना। OH-, कोई क्षार होगा वो अपना OH- यहाँ पर देगा। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, RCOOH नहीं, RCH+ यहाँ नहीं रहेगा, H+ यहाँ से गायब रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। इसके साथ आपको मिल जाएंगे Ag, इसके साथ मिल जाएगा आपको एमोनिया और इसके साथ आपको मिल जाएगा वाटर, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या ये सब पढ़कर आया होगा अपने, तो आप जानते होंगे कि Ag जो है यहाँ अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर जो Ag है ये अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, +1 से क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो वो क्या चीज होता है बताइए? वो होता है रिडक्शन। मतलब कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। टॉलरेंस रिएजेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसका, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है? RCHO का क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये RCHO किस में बदल गया? RCO- में। इसका हो गया ऑक्सीडेशन, यानी ये इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका अपचयन हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते होंगे आप लोग, किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है ना। क्योंकि देखिए यहां से आप देख ही रहेंगे, यहां पर हाइड्रोजन है ना, दिख रहा है आपको? यहां पर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना वो भी क्या होता है? वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर +1 था, यहाँ पर Ag और यहाँ पर क्या है? 0 है। तो समझ रहे हैं हम लोग कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो किसी एल्डिहाइड या को हम टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये सब चीज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी इसमें आपको डिस्टर्ब या कोई भी आपको दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहे, आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी में, या बहुत ही सिंपल है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 लग जाएगा और यहाँ पर 4 लग जाएगा आपका और यहाँ पर 2 लग जाएगा। आप कर लेंगे बैलेंस करने के लिए आता होगा आपको, बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है ना, हो गया। यहाँ पर 2 लग जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ 2 लग गया तो 2 ये Ag हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सारा चीज हुआ। अब चलिए हम इसको टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं, टॉलरेंस टेस्ट क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट का प्रयोग होता है। लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट इसको क्यों कहते हैं? देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है जहां पर आप रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी रिएक्शन होता है किसी ना किसी सॉल्यूशन में होता है, विलियन में होता है। तो ये क्या चीज है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? ये RCHO है आपके पास, और इसमें आपने क्या डाल दिया? ये डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये इसमें जाएगा, इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा? देखिए सिल्वर दिख रहा है आपको, सिल्वर, तो सिल्वर बन जाएगा प्रिसिपिटेट के रूप में, इस तरह से यहाँ पर जमा हो जाएगा, प्रिसिपिटेट के रूप में यहाँ पर सिल्वर जमा हो जाएगा। और जब हम ऊपर से इसमें झांकेंगे, जब देखेंगे, तो सिल्वर तो चमकीला होता है, तो हल्का सा चमकेगा और हमारा चेहरा उसमें थोड़ा सा नजर आएगा। तो चेहरा किस में देखते हैं हम लोग? मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं। तो सिल्वर यहाँ पर प्रिसिपिटेट हो रहा है, सिल्वर यहाँ पर जमा हो रहा है उस बीकर में जहाँ ये रिएक्शन हुआ है, और उसमें हमारा चेहरा जो थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, देख भी लेंगे कि हम लोग थोड़ा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो सिल्वर मिरर टेस्ट, समझ गए? तो ये मेन चीज।
और ये सारा चीज सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं और टॉलेंस टेस्ट क्यों कहते हैं। तो यहां से की बात है एल्डिहाइड के अलावा कुछ और ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं टॉलेंस टेस्ट देते हैं। जैसे कि पहला नंबर पर आता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये भी क्या दे सकता है टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो किस तरह से दे सकता है देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी होता क्या है इसको देखिए पहले। ये मान के चलिए हमारा कार्बोनिल समूह है, ठीक है, इधर से मान के चलो कि CH और ये CH3 इधर C2H5 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं से हम क्या करें OH समूह लगा दे। OH समूह किससे लगा दे अल्फा वाले से। तो देखिए ये कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा। इधर भी जाएंगे तो इधर भी अल्फा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या चीज़ है अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पर OH है इसीलिए हाइड्रोक्सिल समूह है, और कीटोन तो है ही, है ना। चलिए तो ये भी क्या कर सकता है आपका, ये भी टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। किस तरह से दे सकता है तो देखिए, तो यहाँ पर होता क्या है सिंपल सी बात है कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और इसके साथ जो OH जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन, और साथ में क्या देख लो ये हमारा क्या चीज है ऑक्सीडेशन का ये सिंबल है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को देना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन हटेगा, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन हटेगा तो H2 हो गया, और इसको ये ऑक्सीजन मिल जाएगा तो H2O हो गया। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों हट जाएगा। तो इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। तो इसके बदले में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये कार्बन अब हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन नहीं है, वैलेंसी खाली हो गया, तो इस दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है। और इधर हमारा जो CH3 लगा हुआ था वो तो होगा ही, समझ गए, बहुत ही आसान है। ये हमारा बन गया डाइकीटो कंपाउंड, ठीक है, डाइकीटो कंपाउंड हमारा ये बन गया, 2 कार्बोनिल समूह लगा हुआ है तो डाइकीटो। क्लियर है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये काम कर सकता है। दूसरे नंबर पर फॉर्मल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड भी टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी क्या कर सकता है ये टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है HCOOH होता है, इसको खोल कर लिखिए ये, ठीक है। ये हमारा क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है जब आप क्या करेंगे यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पर भी आप टॉलेंस रिएजेंट लेंगे क्योंकि टॉलेंस टेस्ट करा रहे हैं तो टॉलेंस रिएजेंट तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर भी लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगा, यानी ये भी परीक्षण हमें पता चलेगा, यहाँ से कुछ हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर कि हमारा जो है ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2O निकल जाएगा बाहर। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन है ना, कार्बन यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन पर यहाँ पर माइनस आ गया, H+ यहाँ से निकला तो ये H और ये H निकल गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड। और ये क्या चीज़ है बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ के एकदम यहाँ से उड़ जाएगा शक्तिमान की तरह, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका जो फॉर्मिक एसिड होगा ना, फॉर्मिक एसिड जो है आपका ये आपका क्या कर सकता है टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से CO2 बन रहा है। इसके अलावा हेमी एसिटल है ना, हेमी एसिटल से आपका मिलन हो गया है पहले भी। हेमी एसिटल क्या होता है इस तरह से आपका ये होगा, और कार्बन से एक ही कार्बन से OH और इसी से एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ होगा। तो एक ही कार्बन से जब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह और एल्कोक्सी समूह जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हेमी एसिटल। यानी कि हेमी एसिटल भी जो है आपका टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा टॉलेंस रिएजेंट लेंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर हमारा OH- आएगा, बेसिक मीडियम होगा हमारे पास, यहाँ OH- होगा।
तो ये OH माइनस क्या करेगा बताइए, ये OH माइनस जो है इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ले गया तो ये क्या हो जाएगा, H2O तो निकलेगा ही। साथ ही क्या होगा, यहाँ पर H प्लस यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब माइनस आ गया तो ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि -OR भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, -OR हमारा जो है यहाँ से प्रोडक्ट आराम से निकल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन तो निकल गया, ये भी नहीं है, अब ये भी निकल गया यहाँ पर अवशिष्ट समूह के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में, और हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है अभी भी, ये हमारा हो गया। तो क्या है बताइए, एल्डिहाइड है ना। इस एल्डिहाइड पर फिर से टॉलरेंस रिएजेंट लगा दीजिए। इस एल्डिहाइड पर हम क्या कर सकते हैं, फिर से टॉलरेंस रिएजेंट जब लगा देंगे तो फिर से हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन है यहाँ पर तो 2 ही कार्बन का, यानी कि CH3COOH, ये हमारा यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो हेमी एसिटल है इसको पहले हम एल्डिहाइड में बदलेंगे, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट और बेसिक मीडियम की हेल्प से, और फिर अंत में टॉलरेंस रिएजेंट देंगे तो फिर से ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो एल्डिहाइड के अलावा ये तीनों अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फॉर्मिक एसिड और हेमी एसिटल, ये तीनों टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने आज के पूरे क्लास में क्या देखा, टॉलरेंस टेस्ट के बारे में देखा। ऑक्सीडेशन किस तरह से एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का नहीं होता है, किस केस में कीटोन का भी हो जाता है, इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। टॉलरेंस टेस्ट बताया गया, कौन कौन से एल्डिहाइड के अलावा कौन कौन से ऐसे हैं जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं। कीटोन तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे सकता है, लेकिन एल्डिहाइड के अलावा और भी कुछ थे जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो इन सब बातों का आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में आता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में 2 और टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी हमारा वीडियो पहुंच सके और घर बैठे फ्री में वो अपना पढ़ाई कर सके। थैंक यू, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं।